नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साथियों। तो आज का जो टॉपिक है महाजनपद काल की राजनीति। तो महाजनपद काल में क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है, आज हम वो लोग सीखने और समझने वाले हैं। देखिए, रटना फैक्ट रटना हर कोई रट लेता है यार, रटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, आप चीजें कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बस यही वजह है कि हम आपको चीजें कोरिलेट करना सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बुद्ध युगीन राजनीति या फिर आप बोल सकते हैं महाजनपद काल की राजनीति कैसी थी। तो अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से इस काल को देखते हैं तो ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि राज्यों के जो एक राज्य के तत्व होने चाहिए वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं महाजनपद काल में। दो प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी आपको देखने को मिलती है। पहला है राजतंत्रात्मक और दूसरा है गणतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक अधिक लोकप्रिय था और समकालीन साहित्य में 16 महाजनपदों की जानकारी आपको मिल जाती है, जिसमें अधिकांशतः राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित रही है। अब वो समकालीन साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय आप जानते हैं कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं दूसरा जो है भगवती सूत्र है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसमें तो ये दो साहित्यिक स्रोत हैं जिसमें आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो कहा जाता है कि महाजनपद काल में आपको वेतन भोगी अधिकारियों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। मतलब वेतन भोगी मतलब जिन्हें पेमेंट दिया जाता था। जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखते हैं तो क्या मिलता है, जब भी आप कोई जॉब करते हैं या फिर कोई अधिकारी ही जॉब कर रहा है, अपॉइंटिंग हो अपॉइंटमेंट मिला है, उसे गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है, तो उसे फिर कुछ न कुछ वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे उस टाइम पीरियड में भी क्या था, महाजनपद काल में भी आपको वेतन भोगी अधिकारियों की श्रेणी का उल्लेख आपको मिल जाता है, जिसमें आप जैसे कि महामात्र शब्द का नाम सुने होंगे, महामात्र है ना, तो याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला, तो राजस्व प्रशासन के भी प्रमाण आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बलि साधक और शुल्काध्यक्ष जैसे आपको अधिकारी देखने को मिलने लगते हैं। और पहली बार न्यायिक ढांचे की जानकारी मिलती है, और जिसमें आपको फौजदारी एवं दीवानी विवादों के साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। वेतन भोगी सेना का भी साक्ष्य आपको देखने को मिलता है महाजनपद काल में। अब बात करते हैं, देखिए जो गणराज्य होता है वो एक तरीके का अल्पतंत्र होता है। अल्पतंत्र वो होता है जिसमें क्या होता है कि लगभग सभी लोग मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं। मतलब उनके ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ किंग्स होते हैं, और वो सभी मिलके डिसीजन लेते हैं। और जिसमें आप जानते हैं जो वज्जी संघ है, तो वज्जी संघ कहते हैं 8 गणों से मिलकर वज्जी संघ बना हुआ था। अगर हम वही बात करते हैं साथियों 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो चलिए उनका नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। फिर बात करते हैं कुरु कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी। इंद्रप्रस्थ आप देखते हैं तो मेरठ तथा दक्षिण पूर्वी जो हरियाणा का क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ है। अगला जो महाजनपद है वो अंग महाजनपद है, और इसकी राजधानी चंपा होती थी। ये अंग वही है जहां आप देखते हैं महाभारत के टाइम पीरियड में जो दुर्योधन होता है तो कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त करता है। ठीक है, तो याद रखना है चंपा, और ये अंग जो क्षेत्र था इसका आप देखेंगे तो भागलपुर व मुंगेर का जो क्षेत्र था, तो यहाँ पे अंग महाजनपद मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौशल की, तो कौशल महाजनपद याद रखना है। और कौशल देश के राजा कौन थे, तो याद रखना है भगवान श्री राम हुआ करते थे। कब की बात है, त्रेता युग की बात है। लेकिन हम पढ़ कब कर रहे हैं साथियों, महाजनपद का, तो याद रखना है महाजनपद में कौशल देश था, और कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, और श्रावस्ती मतलब आज का अयोध्या मंडल का जो क्षेत्र है वो श्रावस्ती में आता था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला जो महाजनपद है वो मगध महाजनपद है। और हर किसी को पता है मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद के तौर पे उभरा, फिर उसके बाद मगध साम्राज्य बना। और मगध साम्राज्य ने पूरे भारत पे रूल किया, अखंड भारत से। ठीक है, जिसमें मौर्य काल आपको देखने को मिल जाता है एक्सट्रीम लेवल पे। तो मगध का अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी, फिर बाद में पाटलिपुत्रा चेंज हुई। तो हम बात करेंगे मगध महाजनपद की, क्योंकि ये देखिए वो टाइम पीरियड है 6ठी शताब्दी का जहां पे आप 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं। तो आप इस समय देखेंगे तो जो मगध था उसकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। अब इसी को गिरिब्रज भी कहा जाता था, और ये दक्षिणी बिहार वाले क्षेत्र में पड़ती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वज्जी की, तो वज्जी याद रखना है, इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, ये उत्तरी बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा महाजनपद आता है वो मल्ल है, और ये आपको दिखेगा मल्ल जो महाजनपद है इसकी राजधानी कुशीनारा है। और कुशीनारा अगर आप देखेंगे तो देवरिया गोरखपुर जो ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चेद या चेती इसे बोलते हैं सुक्तिमती, और ये कहाँ पड़ेगा, तो आधुनिक जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये चेदी महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वत्स, तो याद रखना है वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी कौशाम्बी होती थी। और आज के टाइम पीरियड में देखेंगे तो जो प्रयागराज एवं बांदा का जो क्षेत्र है ये आपको क्या हो जाएगा, ये वत्स महाजनपद में आता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो है पंचाल। देखिए पांचाल जो है दो पार्ट में था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ठीक है, उत्तरी पांचाल इसकी राजधानी अहिच्छत्र होती थी, और अहिच्छत्र मतलब ये बरेली और रामनगर का जो क्षेत्र है ये अहिच्छत्र होता था। और वहीं दक्षिणी पंचाल जो थी इसकी राजधानी काम्पिल्य होती थी। काम्पिल्य मतलब फर्रुखाबाद है ना, आज का आप देखते हैं तो फर्रुखाबाद जो जिला है उत्तर प्रदेश का वहां है। और फर्रुखाबाद देखिए जिला है, और इसका जो मुख्यालय है वो फतेहगढ़ है। तो आप जब मान लीजिए कभी पढ़ रहे होते हैं तो मैप वगैरह में फतेहगढ़ दिखाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फतेहगढ़ मुख्यालय है, लेकिन जिले का नाम फर्रुखाबाद है। ठीक है, और ये फेमस है मूर्ति कला के लिए, प्राचीन मूर्ति कला के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। नेक्स्ट वही हम बात करते हैं जो अगला हमारा महाजनपद है वो है मत्स्य महाजनपद। ये आपको मिलेगा विराटनगर, इसकी राजधानी हो जाएगी, और इसका जो क्षेत्र है अलवर भरतपुर मतलब राजस्थान का क्षेत्र। नेक्स्ट अगला अगला हम देखते हैं हमारा महाजनपद जो है वो सूरसेन है। सूरसेन आपको देखने को मिलेगा, और इसकी राजधानी मथुरा है। और आधुनिक आप बोलेंगे तो ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है, मथुरा मतलब ब्रजमंडल बोला जाता है, और ब्रजभूमि भी कहा जाता है। और आप देखेंगे तो सूरसेन की राजधानी मथुरा मिल जाएगी, और मथुरा और किसी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का है। और अस्मक की बात करते हैं तो अस्मक देखिए इसकी जो राजधानी होती थी वो होती थी पोतन या पोटिल बोलते हैं कहीं कहीं, और ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। और देखिए कहा भी जाता है जो 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में जो सबसे दक्षिण का जो महाजनपद था वो अस्मक था, और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में था। ठीक ना, बाकी जो सभी के सभी महाजनपद थे वो नर्मदा नदी के, मतलब नर्मदा नदी आपको पता होना चाहिए विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के मध्य में बहती हैं नर्मदा नदी, और जाके अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर मतलब खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अब कहा जाता है जो 15 महाजनपद थे वो नर्मदा नदी के उत्तर में थे, और जो एक महाजनपद था वो कहाँ था, नर्मदा नदी के दक्षिण में था। और वो एक महाजनपद कौन सा है, अस्मक है, और इसकी राजधानी पोटिल, पोटिल मतलब आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अवंती, तो अवंती याद रखना है, यहाँ पे आपको इसकी राजधानी के तौर पे दो नाम मिलेंगे। पहला मिलेगा उत्तरी में आप देखेंगे तो उज्जैनी मिलेगा, और दक्षिणी में आपको माहिष्मति मिल जाएगा। ठीक है, अवंती महाजनपद में आपको दो देखने को मिलती हैं राजधानियां, उत्तरी में उत्तर में आप देखें तो उज्जैनी, और दक्षिणी में माहिष्मति। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गांधार की, तो गांधार आपको इसकी राजधानी तक्षशिला में देखने को मिलती है, और तक्षशिला वही है जहां पे आप देखेंगे तो तक्षशिला विश्वविद्यालय मिलता है। ठीक है, अब तक्षशिला विश्वविद्यालय काफी फेमस रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो तक्षशिला को ही माना गया है। और तक्षशिला में एक से एक बढ़ के महान हस्तियां हुई हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो पाणिनि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे, कौटिल्य पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे, जीवक पढ़े थे, जीवक है ना, तो याद रखना जीवक जो वैद्य थे, और प्रसेनजीत भी पढ़े थे। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे नाम है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। और यही बात करते हैं तक्षशिला, अगर आज के टाइम पीरियड में इसकी देखेंगे अवस्थिति तो आपको दिखेगा पेशावर तथा रावलपिंडी, और ये दोनों को दोनों क्षेत्र आप जानते ही हैं पाकिस्तान पड़ते हैं। तो पेशावर और रावलपिंडी का जो ये क्षेत्र है ये गांधार में पहले आता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो हमारा जनपद है लास्ट में है, इसका नाम है कंबोज। और याद रखना है कंबोज जो महाजनपद है इसकी राजधानी राजपुर या हाटक कहते थे, और ये आपको देखने को मिलती है कश्मीर में। ठीक है,
तो ये 16 के 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए साथियों। अब देखिए जो 16 महाजनपद थे ये आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे। फिर इसके बाद देखते हैं तो आप 4 शक्तिशाली राजतंत्र आपको देखने को मिल जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में आप देखते हैं तो उत्तर भारत में 4 शक्तिशाली राज्यों का प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब जो 16 महाजनपद थे उनमें आपसी संघर्ष एवं प्रतिद्वंद्विता हुई, और जिसकी वजह से जो छोटे महाजनपद थे वो क्या हो गए, जो बड़े राज्यों में विलय होते चले गए। और धीरे धीरे आप देखते हैं तो केवल 4 जो बड़े राजतंत्र आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे कोसल आएगा, वत्स आएगा, अवंती आएगा, मगध आएगा। फिर और आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ये 3 थे, कोसल, वत्स, अवंती, ये भी क्या हो जाते हैं, इनका भी मगध में पूरे तरीके से विलय हो जाता है। अब इसका रीजन क्या रहा है कि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, मगध ही क्यों इतना पावरफुल हुआ, ये सारी चीजें हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है 16 महाजनपदों में 4 शक्तिशाली महाजनपद हुए, कोसल, वत्स, अवंती, मगध। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक चीज और आपको याद रखना है, इन्हीं 16 महाजनपदों के टाइम में आपको एक चीज और देखने को मिलती है, वो थे भारत में गणराज्य। ठीक है, तो याद रखना है वो कौन कौन से थे। तो कहा जाता है कि बुद्ध काल में, मतलब ये महाजनपद का काल या बुद्ध काल एक ही चीज है, याद रखना। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में अनेक गणराज्य होने के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें आप देखते हैं तो कपिल वस्तु के शाक्य, और ये वही कपिल वस्तु के शाक्य हैं जहां पे आप देखते हैं तो गौतम बुद्ध यहीं से होते हैं, इन्हीं के वंश से होते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है सुषमार गिरी के भग्ग, फिर अगला आता है पावा के मल्ल, और नेक्स्ट आता है वैशाली, वैशाली के लिच्छवी, और यही लिच्छवी हैं गणराज्य से आप देखेंगे तो महावीर, तो महावीर आपको देखने को मिल जाते हैं लिच्छवी गणराज्य से थे। ठीक है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं तो कुशीनगर के मल्ल भी आपको देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर अगला हम देखते हैं जो गणराज्य था तो वो था केशपुत के कलाम। और नेक्स्ट अगर अगला देखते हैं 7वां जो था हमारा, वो था अल्पकप के बुलीगण थे। 8वां जो था मिथिला के विदेह थे। और 9वां आप देखते हैं तो रामग्राम के कोलिये मिल जाते हैं। और जो 10वां था वो था पिपली वन के मौर्य। और कहा जाता है कि पिपली वन के जो मौर्य थे, इन्हीं से आप देखते हैं तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, तो इन्हीं पिपली वन के मौर्य गणराज्यों का ही राजकुमार था चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां से फिर आप देखते हैं पूरी की पूरी जो कहानी और सिनेरियो बदलता है वो एक अलग ही दिशा में ले जाता है पूरा का पूरा। फिर कैसे लीड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अखंड भारत की नींव रखते हैं, फिर सम्राट अशोक जो हैं उसे पूरा करते हैं, अखंड भारत के रूप में तब्दील कर देते हैं। तो वो सारी चीजें हम आगे की वीडियोज में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमने इसमें क्या जाना, तो महाजनपद काल की राजनीति जाना, महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उनको जाना, और किन साहित्यिक स्रोतों से ये सारी चीजें मिली ये हमने जान लिया। और नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो जो बात किया जाए तो बुद्ध कालीन में जो गणराज्य रहे हैं 10 गणराज्य आपको देखने को मिलते हैं और 16 महाजनपद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए कितना अजीब बात है कि जो 16 महाजनपद थे उसमें 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुए। फिर उन 4 शक्तिशाली महाजनपद में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ। वहीं जब आप देखते हैं जो गणराज्य हुए तो उस गणराज्य में भी महान महान हस्तियां निकली। देखिए कपिल वस्तु के शाक्यों से गौतम बुद्ध आपको देखने को मिल जाते हैं, वैशाली की लिच्छवी से आपको महावीर देखने को मिल जाते हैं, वहीं आप देखते हैं तो पिपली वन के मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाते हैं। सोचिए जो कभी गणराज्य जो छोटे छोटे समूह हुआ करते थे वो आगे चल के उन्हीं का एक राजकुमार पूरे के पूरे अखंड भारत की स्थापना कर रहा है। मतलब सही बताएं तो ये काफी अच्छी चीजें हैं हिस्ट्री में, मतलब कोरिलेट करने में बड़ा मजा आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।